बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की तैयारी। पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, बैठक जारी। मुंबई में पूर्व से नौसेना अधिकारी पर हुए हमले में मामले में गिरफ्तार सभी 6 शिवसेना कार्यकर्ताओं को मिली जमानत, परिवार ने जताई नाराजगी। महाराष्ट्र सरकार से तकरार के बीच कंगना को घेरने की तैयारी। आज ड्रग्स कनेक्शन में मुंबई पुलिस शुरू कर सकती है जांच। और दिल्ली में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीट बंटवारे की तैयारी है। सीट बंटवारे पर जेपी नड्डा नीतीश की बैठक हो रही है। एलजेपी के सख्त तेवरों के बीच एनडीए में सीटों का मंथन जारी है। बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है। जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से पैदा की जा रही अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से पैदा की जा रही चुनौतियों पर बीजेपी और जेडीयू का क्या कदम होगा, इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार आखिरकार फैसला ले सकते हैं। आज दोनों के बीच मुलाकात हुई। बता दें कि बिहार चुनाव के तारीखों की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। इस बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बैटिंग कर रहे हैं और बिहार में अपने समर्थकों और आम जनता को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज शनिवार को एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सीटों के बंटवारे पर भी मंथन किया है। जेपी नड्डा के साथ बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल रहे। वहीं दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात के दौरान जेडीयू के भी वरिष्ठ नेता और सांसद लल्लन सिंह और अन्य जो नेता है वो भी उपस्थित रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सीएम आवास में मीटिंग हुई है और इसी के दौरान जो जारी है बैठक, उसमें सीट शेयरिंग के अलावा भी कई अहम मुद्दे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता बिहार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तैयार है, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर भी बैठक जारी है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें कि बिहार विधान एनडीए की बात सामने आ रही है। आज एक अहम बैठक किया गया है। बैठक में आपके जेपी नड्डा साहब सीधे तौर पे सीएम आवास पहुंचे और वहां जाकर एक बैठक रखा। बैठक में अब तक कुछ निर्णय सत्य से सामने नहीं आया, लेकिन 1 घंटे तक जो चली है इस बैठक में। मिथिलेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सीएम आवास में हुई मीटिंग में सीट शेयरिंग के अलावा चुनाव प्रचार और एनडीए की आगामी रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। एनडीए की
सहयोगी एलजेपी को लेकर नीतीश कुमार का तेवर काफी तलख रहा और वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई है। बताते कि राजग नेताओं में चर्चा है कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर पहले ही काफी देर हो चुकी है। ऐसे में एलजेपी के जेडीयू से बढ़ती तल्खी और चिराग के तीखे तेवर के बाद ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ फिर से लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बैठक हुई है उस दौरान क्या क्या आगे की रणनीति बनाई गई है। अगर सीटों की बात करें, सीट शेयरिंग की, तो क्या पहले की तरह ही सीट शेयरिंग रहेगी या कुछ और बदलाव किए जा रहे हैं? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर देखा जाए केंद्र सरकार की जो बात आती है, जैसे बीजेपी की सबसे केंद्रीय पार्टी इसको माना जाता है और बीजेपी की छाती यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल हो सके ताकि हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सके। लेकिन जेडीयू भी क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते ये सीधे अपनी सीट ज्यादा मांग कर रही है। अभी अंदरूनी बातें सीधे तौर पर हम बताते चले, जो खास करके नेता भी लोगों ने वहां पे जो छन करके बातें सामने आई है कि जेडीयू ने ये अपने सामने प्रस्ताव रखा है बीजेपी से कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट दे, लेकिन बीजेपी बात को इंतजार कर रही है सीधे तौर पे। और सबसे बड़ी बात आ रही है कि लोजपा भी इसमें अपने काम रख के खड़ी है, जहां पर चिराग ने अपनी परिस्थिति बना के रखा है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लोजपा अपनी सीट की शेयरिंग को लेकर के चाहता है कि हमें भी सीट ऐसे मिले जहां से हमारी सीट सुनिश्चित हो सके। तो ये कहा जा सकता है कि आज की जो आम मीटिंग हुई है उसमें करके सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ जेडीयू और तीसरी तरफ जो रास्ते आ रहे हैं वो लोजपा के आ रहे हैं। तो इन तीनों की जिस तरीके से बैठक की गई है उसमें लोजपा की भी बातें सामने में की गई है। खास करके जेपी नड्डा और नीतीश कुमार दोनों लोगों ने मिलकर के जो बातें सामने में लेकर के आ रहे थे, लेकिन अभी तक ये बातें सामने चल करके नहीं आ पाया है। क्या रिजल्ट निकला, कितने सीट की बंटवारे को लेकर के किन किन सीटों पर बीजेपी की रहेगा या जेडीयू रहेगा या लोजपा का रहेगा, एनडीए में कौन कौन सीट कहाँ पे रहेगा, ये होने की संभावना भी नहीं बताई जाती है। लेकिन शाम तक ये बातें सामने में आ रही, शाम तक इसमें कुछ रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जानना चाहेंगे वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी की बात की जाए तो उनकी भूमिका को लेकर भी यहाँ चर्चा हो रही है। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से पुरानी बातें कही जाती थी, जेडीयू के साथ भी ये साथ में नहीं रह पा रहे थे, मांझी अपनी खुद की किनारा कर लिया था, लेकिन अभी सवार के रूप में ये सामने में दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के साथ अभी चल रहे हैं। तो ये इनकी भी एक आम भूमिका सामने में दिख रहा है। अभी भी सीट के बंटवारे को लेकर के हम भी अपनी खुद जा रहे हैं कि मुझे भी कुछ सीटें चाहिए। तो अभी किसी भी तरह का कोई फाइनलाइज तरीके से सामने की बातें नहीं आ पाई है कि इनको पार्टी को कहाँ पे सीट दी जाएगी। यहाँ पर रोकना चाहेंगे मिहिर मिश्रा, मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिहिर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे, चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में जीतन राम मांझी की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि क्या रहेगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? सलोनी, हमारे साथ हमारे पटना से जो लीड कर रहे हैं टीम को मिथिलेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। मैं चूंकि ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स होती है उनका बहुत वैल्यू होता है। मिथिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अचानक से हेक्टिक गतिविधियां बढ़ी हैं, सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं हुई है। बीजेपी चाहती है कि जो विधानसभा की जितनी सीटें पिछली बार थी उससे ज्यादा उनको मिले, या जेडीयू का अपना एक क्लेम अलग चल रहा है, चिराग वाला फैक्टर है। तो एज ए रिपोर्टर आप ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं मिथिलेश? देखा जाए सीधे तौर पे कि जिस तरीके से आपका चिराग पासवान ने लगता है हमारा संपर्क मिथिलेश से टूट गया है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मिहिर मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिहिर, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या सरगर्मियां अब देखी जा सकती है? जिस तरीके से चिराग पासवान भी नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं अगर दलित वोट की बात करें तो जीतन राम मांझी को भी जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो क्या लगता है?
जो अपना एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ऐसे वक्त में जबकि बिहार चुनाव के मोड में है तो उस वक्त एक भी कदम जो होता है सत्ताधारी गठबंधन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन रहा सवाल इसका, तो आपको हम सबको ये याद रखना चाहिए कि एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी है वो एक पुरानी साथी रही है, उसकी अनदेखी नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि हाल के सालों में ठीक है, लेकिन चिराग पासवान का भी अपना एक जो फेस वैल्यू के तौर पर उभरा है उसकी अनदेखी भी नहीं हो सकती। राजनीति में जो एक कहा जा रहा है, बिहार में जो फिलहाल जो अभी जो चुनाव चल रहे होने वाले हैं उसमें 4 युवा चेहरों पर बहुत दारोमदार होगा, उसमें तेजस्वी भी हैं। मिहिर मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हम उनसे जानना चाहेंगे जी। वही मैं सवाल मिथिलेश जी से करना चाह रहा था कि आज जो नड्डा की मुलाकात हुई है, नीतीश कुमार से मिले हैं, तो आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, एएनबी न्यूज के सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या सीटों को लेकर कोई फार्मूला, मैजिक फार्मूला निकल पाया है? पहला सवाल तो ये है मिथिलेश जी, और दूसरा आप क्या भांपते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो चिराग पासवान का फैक्टर है एलजेपी का फैक्टर है? क्योंकि सब पता है कि अभी खुद पासवान जी की हालत, तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, सारा का सारा दारोमदार चिराग पर है। तो क्या लगता है चिराग के जो तेवर हैं कुछ बगावत का इशारा कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान एक अलग रास्ते को पकड़ सकते हैं? मिथिलेश जी, बिल्कुल ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जदयू के नीतीश कुमार की जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को मानने से इनकार सीधे तौर पे कर चुके हैं चिराग पासवान। और इसकी चेहरे के जहां तक मामला आता है, अभी भी वो नाराजगी उनके अंदर में जारी है। और सीधे ये कह सकते हैं कि आज जो बैठक है, अहम बैठक माना जा रहा है, खास करके जेडीयू और बीजेपी के सुप्रीमो का, दोनों नेतृत्व के आसार ये भी दिखाई जा रहा है कि इसमें मूल रूप से सिर्फ टैरिफ के साथ साथ में आपका खास करके चिराग पासवान की भी बात उसमें शामिल हो की गई है, जिसके तहत में उनकी नाराजगी को दूर कर सके। क्योंकि आपके पूर्व में भी आपको बताते चले कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने सीधे तौर पे उनकी जो नेतृत्व है, खास करके नीतीश कुमार की नेतृत्व की बातों से इनकार कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि जो सीट शेयरिंग किया जाएगा उसमें इसकी भी भागीदारी की एक अनूठा आयाम होनी चाहिए था, जिसकी तहत में दोनों के बीच में खास करके एलजेपी की और जदयू की टकराव की स्थिति आ चुकी थी। अगर आज के अहम फैसले ने अगर इन तमाम बातों पर सामने में नहीं आ पाती है, किसी तरह की कोई अगर बात रह जाती है, तो निश्चित तौर पे ये एक बगावत की आसार जरूर दिखाई दिया जा सकता है एलजेपी के चिराग पासवान की तरफ से। मिथिलेश, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अगर पिछले 15 साल के शासन राजकाज पे दौर करें तो ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रास्ते हमेशा से एक रहे, बीजेपी अलग रही, फिर बाद में नीतीश जी के साथ वो मिल गई और आई। तो आपको लगता है एक चेहरे के तौर पर, अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो चेहरे के तौर पर 15 साल का जो जादू है इस बार भी कायम रहेगा? ठीक है, नारे बदलते रहे लेकिन चेहरा एक है। अब की बार नीतीश कुमार, इस बार नया नारा है, सुशासन का एक नारा लगा। तो बिहार में जो हालात है, जो स्थितियां हैं, क्या लगता है कि वो इंडिकेटर्स 15 साल के जो इनका कामकाज रहा है, रिपोर्ट कार्ड रहा है, तो इस रिपोर्ट कार्ड में उस चेहरे पर जनता कितना एतबार करेगी? क्या लगता है मिथिलेश आपको? एज ए रिपोर्टर आपने उस राज्य को, एज ए ब्यूरो प्रमुख आपने उस राज्य को बहुत भांपा है, देखा परखा है, जमीनी समीकरण क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बीजेपी को कुछ खामियां उठाना पड़े? बीजेपी अगर अपनी राह रहती, ये ठीक है, ये इतिहास की बातें हो गई जब बीजेपी के रास्ते अलग थे जेडीयू से, अब दोनों एक ही पार्टी, एक ही किश्ती पे सवार है, बीजेपी और जेडीयू। लेकिन ताजा हालात में जब एक 15 साल का इनके पीछे एक कहते हैं कि एक वजन है, तो वो अच्छा है, कैसा है, नहीं है, ग्राउंड पर आप लोग इस बात को बेहतर समझते होंगे। क्या लगता है ये चेहरे का, नीतीश कुमार के चेहरे को जिस तरीके से फिर प्रोजेक्ट किया गया है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर वही होंगे निश्चित रूप से, तो क्या लगता है जनता कितना एतबार करेगी? कामकाज को लेकर उस रिपोर्ट कार्ड का जनता के बीच में क्या रिएक्शन है? मिथिलेश, 2005 के पूर्व में अगर चले जाए सीधे तौर पे, और 2005 के बाद की अगर देखा जाए बिहार, मंत्री, सांसदगण, भारत सरकार में मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री और बिहार के सभी और पटना के विशेष करके सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, हमारे बहुत से यहाँ पर अतिथि जो पद्मश्री जिनको से सम्मानित हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका इस लॉन्चिंग के कार्यक्रम में मेरी ओर से भी और बिहार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस शुभ अवसर पर आप सबका भी अभिनंदन और स्वागत है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मुझे आत्मनिर्भर बिहार के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में अपने आप को संबद्ध करने का सौभाग्य मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
मेरा इस धरती से विशेष नाता है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, जब सुशील मोदी जी बता रहे थे कि ये सड़क बन गई, वो सड़क बन गई, तो मैं इतना तो बड़े गर्व के साथ भी कह सकता हूं और ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकता हूं कि इसका बदलता बिहार और बदलने की कल्पना का बिहार, इसका चश्मदीद गवाह हूं तो मैं हूं। ये मैं बहुत मुझे याद है, इन्होंने भी कहा कि 61 से लेकर के 90 तक इतने सालों में, मुझे याद है कि जब मैं बचपन में काठमांडू जाया करता था तो पहले एनसीटी घाट, फिर स्टीमर, फिर उसके बाद उतरो, फिर वहां से रोड पकड़ो और पकड़ते पकड़ते रक्सौल पहुंचो। आज जब मैं चर्चा करता हूं कि मैंने मुजफ्फरपुर जाना है तो कहते हैं कोई बात नहीं, चलिए। ये अंतर मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं अभी पटनेश्वरी देवी जी के दर्शन करके आया, मां पार्वती के देवी के दर्शन करके, पता ही नहीं चला चिड़ैया तालपुर कहाँ है, पता ही नहीं चला रेलवे स्टेशन कहाँ है। सब चीजों में बदलता हुआ और मिनटों में वहां पहुंच जाना। पहले पटना सिटी जाना मतलब शायद पसीना बहाने के बराबर और आधा दिन बर्बाद करने के बराबर होता। यह परिवर्तन हमने देखा है और यह परिवर्तन बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार के माध्यम से आया। लेकिन भारत की संस्कृति और भारतीय राजनीतिक परिवेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीतिक संस्कृति का 2014 के बाद आया है। इसको हमको समझना चाहिए। 2014 के पहले नेताओं का वक्तव्य क्या होता था? हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करने का प्रयास करेंगे, हम कर नहीं पा रहे हैं। और 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति क्या बदली? वो ये बदली कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। ये परिवर्तन हमको देखने को मिला। और फिर मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। किसने मना किया था 2014 से पहले कि 18,000 गांव जो बिजली के बगैर हैं उनको बिजली दे दो? लेकिन मोदी जी का इंतजार कर रहा था। किसने कहा था कि 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के घरों में रहते हैं, उनको बिजली प्रदान करो? नहीं कर सके। उसके लिए मोदी जी का इंतजार करना था। मोदी जी आए और आज 2.5 करोड़ घरों में बिजली मुफ्त पहुंचाई गई है। इस बात को समझना चाहिए। किसने कहा था कि करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब पहुंचाने में किसने रोका? किसने कहा था कि 8 करोड़ बहनों के घर में चूल्हा न जलने की स्थिति पैदा हो और लकड़ी का ईंधन जलाए, वहां गैस का चूल्हा पहुंचाओ? आपने इसकी चिंता नहीं की। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि उज्ज्वला योजना सिर्फ घर का चूल्हा जलाने की योजना नहीं है। ये ट्यूबरक्लोसिस से लेकर के फेफड़े की बीमारी को जमीन करने का निदान है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आने वाले समय में हेल्थ के रिकॉर्ड्स और हेल्थ के स्टेटस बताएंगे कि सिर्फ लकड़ी के चूल्हे के कारण और कोयले के चूल्हे के कारण ट्यूबरक्लोसिस की संख्या और फेफड़े की बीमारी की संख्या क्या होती थी और आज आने वाले समय में बीमारी की संख्या क्या रहने वाली है। यह अंतर पड़ने वाला है। किसने मना किया था कि देश के लगभग 40% आबादी, 55 करोड़ की जनता को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज गरीब लोगों को देने के लिए किसने रोका था? और मोदी जी के आने के बाद ये कैसे संभव हुआ? और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस मुझे बुला करके अपने भाषण में कहते हैं, कम मिस्टर नड्डा एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट इज आयुष्मान भारत एंड शो द डिफरेंस। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि नेतृत्व के मन में आया कि हम कर सकते हैं और हमने करके दिखाया और परिवर्तन लाया है। इस बात को समझना चाहिए। अब ये कोरोना की महामारी, लड़ तो अमेरिका भी रहा था, लड़ तो यूरोप के देश भी रहे थे, लड़ तो अन्य देश भी रहे थे, लेकिन लड़ने में नेतृत्व की स्पष्टता नहीं थी, विशनरी नहीं थी। मन में प्रश्न था, जान चाहिए या जहान चाहिए? मन में प्रश्न था
कि लॉकडाउन चाहिए या इकोनॉमी चाहिए। पाश्चात्य देशों ने जो हमसे स्वास्थ्य में बहुत अच्छे खड़े थे, वो उन्होंने अपने आप को असहाय और लाचार महसूस किया। उनकी स्वास्थ्य की सिस्टम चरमरा गए, लड़खड़ा गए, असहाय महसूस हुए। ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से डेथ रेट वहां बढ़ा, जिस तरीके से स्पेन में, जिस तरीके से इटली में, और इनके देश की संख्या क्या, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, ये 130 करोड़ का देश, 1.3 बिलियन पीपल। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल्ड और टाइमली डिसीजन लेकर के इस देश के 130 करोड़ जनता की जान बचाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और कहा कि जान है तो जहान है। और बाद में जब स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कर ली तो फिर क्या कहा कि जान भी है और जहान भी है, काम भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। और व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत करूं, यहां सुनील चौबे जी बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार ने चल, एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था, एक भी। और आज 1659 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, ये हमको समझना चाहिए। एक भी कोविड का डेडिकेटेड बेड नहीं था। आज 12 लाख से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी, मैं जानता हूं, आपका सैंपल एनआईवी पुणे जाता था। डॉक्टर साहब मैं ठीक बोल रहा हूं, डॉक्टर मिश्रा जी, अध्यक्ष जी, हवाई जहाज से एनआईवी पुणे जाता था। और वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक इंस्टीट्यूट थी जहां की कोविड का टेस्ट होता था। आज हमारे यहां 1600 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं और हमारे यहां प्रतिदिन पहले 1500 टेस्टिंग होती थी, आज हमारे यहां प्रतिदिन 11 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। यह फैसिलिटी। और अब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करूं। ये आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए आप। जब कोविड लगा तो हमारे यहां पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट विदेश से आता था और चाइना से भी आता था। और फिर चर्चा होती थी कि ये सस्ता मटीरियल है, ये घटिया मटीरियल है। चाइना जानता था, इस तरीके की बातें लोग आपस में चर्चा करते थे। मोदी जी ने देश के उद्यमियों को जगाया और कोविड के लॉकडाउन के उठने से पहले 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बनाने की कैपेसिटी भारत ने पैदा कर ली। ये हमको समझना थी। 4,50,000 करोड़ का पर डे के हिसाब से पीपीई किट बनता है। आजकल एक हॉस्पिटल में एंट्री करने वाला भी पीपीई किट पहन करके आ जा रहा है, क्योंकि 4,50,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यह देश पैदा कर रहा है पर डे। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर्स, प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ रुपए दिए और कहा कि पीएम केयर फंड में वेंटिलेटर्स कर दो। देश के उद्यमियों को जगाया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि इस देश में बनने वाले 3 लाख वेंटिलेटर्स बने हैं और 3 लाख वेंटिलेटर्स ऑपरेटिव हुए हैं। ये हमको समझना है। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को लेकर के जब हम चले, और मैं बिहार प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं। आपने मोदी जी के मंत्र को बहुत जल्दी पकड़ा और आपने आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा को शुरू किया है। ये आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा बिहार की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना से लाइव थे और पार्टी की जितनी भी अभी तक की सफलताएं हैं उनके बारे में बोल रहे थे। आपको बता दें खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व नौसेना अफसर पर हमले का मामला जो है वो उसमें 6 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे, शिवसेना कार्यकर्ताओं को उनको जमानत मिल गई है। आरोपियों को 5,000 के बॉन्ड पर जमानत मिली है। कोरोना पर कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत जमानत दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां पर शुक्रवार को मुंबई के कांदिवली ईस्ट के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहने वाले नेवी के रिटायर्ड अफसर मदन शर्मा के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार 6 शिव सैनिकों को 12 घंटे के भीतर पुलिस से जमानत मिल गई है। सभी पर जमानती धाराएं लगाई गई थी। इसी को आधार बनाकर पुलिस स्टेशन से इन्हें जमानत दी गई है।
इसमें शिवसेना के शाखा प्रमुख कमलेश कदम और पदाधिकारी संजय मांजरे भी शामिल हैं। मदन शर्मा की एफआईआर पर मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।